आज की इस वीडियो में हम आपको सुनने वाले हैं कि कैसे किसान का लड़का वजीर बन गया। बादशाह ने अपनी इकलौती बेटी जुलेखा की शादी किसान के बेटे से कर दी। और क्या है, अजीब परिंदे और गद्दार वजीर का वाक्य सुनाने वाले हैं, तो मुकम्मल जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी। किसान और उसका लड़का दिन भर खेत में काम करते और थके हारे शाम के वक्त घर आकर रूखी सूखी खाते और खुदा का शुक्र अदा करके सो जाते। एक दिन किसान का लड़का साहिल रोटी खा रहा था कि एक खूबसूरत परिंदा उसके सहन में आकर बैठा। साहिल को यह परिंदा बहुत अच्छा लगा। साहिल ने अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर परिंदे के सामने डाल दिए। परिंदा जल्दी जल्दी रोटी के उन टुकड़ों को खाने लगा। जब परिंदे ने रोटी के तमाम टुकड़े खा लिए तो साहिल ने एक प्याले में परिंदे के लिए पानी रख दिया। परिंदा पानी पीकर खुशी से पर फड़फड़ाने लगा। साहिल परिंदे को खुश देखकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद जब परिंदा उड़ गया और साहिल अपने बाबा के साथ खेत पर जाने की तैयारी करने लगा तो उसकी मां ने कहा, बेटा, तुमने अपना खाना परिंदे को खिला दिया हिस्से की, और खुद भूखे खेत पर जा रहे हो। पूरा दिन पड़ा है, दिन कैसे कटेगा? साहिल मुस्कुराकर बोला, मां जी, मुझे वह परिंदा बहुत अच्छा लगा। उसे देखकर मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे वह कई दिन से भूखा है। वह इस तरह मेरी तरफ देख रहा था जैसे वह मुझसे रोटी मांग रहा हो। मुझे परिंदे पर रहम आ गया और मैंने अपनी रोटी परिंदे को डाल दी। साबिर की मां बोली, क्या दिन भर भूखे रहने का इरादा है? साबिर बोला, मां, मैं तो एक दिन भूखा रह सकता हूं। यह नन्हा सा परिंदा भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता था। साहिल की मां बोली, बेटा, तुम बहुत ही अच्छे और रहमदिल हो। अल्लाह पाक तुम्हें इस नेकी का बदला देगा। नेकी कभी खाली नहीं जाएगा। साहिल ने हंसकर कहा, मां, मैंने परिंदे को रोटी इसलिए नहीं डाली कि इसका बदला अल्लाह पाक से मांगूंगा। मैंने तो उसे भूखा देखकर रोटी डाली। जो शख्स किसी लालच के तहत कोई नेकी करता है, उस नेकी का क्या फायदा? साहिल की मां बोली, बेटा, तुम ठीक कहते हो। इंसान को नेकी किसी लालच के तहत नहीं करनी चाहिए। हमेशा नेकी करके भूल जाना चाहिए। साहिल हंसता हुआ अपने बाप के साथ खेत की तरफ चल दिया। दिन भर खेत में काम करता रहा और जब शाम को घर लौटा तो मां ने उसके लिए मीठी रोटियां पकाकर रखी थी। मीठी रोटी खाते हुए यकायक साहिल को परिंदे का ख्याल आ गया। साहिल ने एक रोटी परिंदे के लिए उठाकर रख दी। साहिल की मां ने पूछा, बेटा, ये रोटी तुमने क्यों छोड़ी है? साहिल बोला, सुबह जब परिंदा आएगा तो मैं उसे मीठी रोटी खिलाऊंगा। वह मीठी रोटी खाकर बहुत खुश होगा। साहिल की मां हंसकर बोली, बेटा, परिंदा कहाँ आएगा? ना जाने वह किस जंगल से आया था। भूले भटके वह इधर आ गया था। अब रोज रोज इधर क्यों आने लगा? साहिल बोला, मां, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा प्यारा प्यारा परिंदा कल सुबह फिर आएगा। साहिल की मां हंसकर खामोश हो गई। रात को जब साहिल सोने लगा तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, सुबह मेरे प्यारे परिंदे को भेज दे। वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। दूसरे दिन साहिल सुबह सवेरे उठ बैठा। साहिल की मां रोटियां पकाने लगी। साहिल सहन में बैठा परिंदे का इंतजार करने लगा। यकायक साहिल खुशी से चिल्ला उठा, मां, मेरा दोस्त आ गया है। परिंदा सहन में उतरकर आहिस्ता आहिस्ता साहिल के करीब आ रहा था। जैसे ही परिंदा साहिल के करीब आया, साहिल ने मीठी रोटी के टुकड़े उसके आगे डाल दिए। परिंदा मीठी रोटी के टुकड़े खाकर खुशी से अपने परों को फड़फड़ाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ साहिल के करीब आ गया। साहिल ने हाथ बढ़ाकर परिंदे को पकड़ लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। परिंदा भी छू छू करके साहिल की मोहब्बत का जवाब देने लगा। साहिल की मां हैरान होकर साहिल और परिंदे की दोस्ती को देखती रही। देर तक साहिल परिंदे को प्यार करता रहा, उसे रोटी खिलाता रहा, पानी पिलाता रहा। परिंदा खुशी से चूं चूं करता रहा। फिर साहिल ने खुद नाश्ता किया। परिंदा साहिल के करीब ही बैठा रहा। जब साहिल खाने से फारिग होकर अपने बाबा के साथ खेतों पर जाने लगा तो उसने परिंदे को प्यार से रुखसत किया। परिंदा एक तरफ उड़ गया और साहिल खुशी खुशी घर से निकलकर खेतों की तरफ रवाना हो गया। अब साहिल का मामूल हो गया था कि वह रोजाना सुबह खाना खाते हुए परिंदे का इंतजार करता। परिंदा भी ठीक ठाक वक्त पर पहुंच जाता। साहिल खुद भी खाता
और परिंदे को भी रोटी खिलाता, पानी पिलाता। साहिल और परिंदे में इतनी दोस्ती हो गई थी कि अगर किसी दिन परिंदा जरा देर से पहुंचता तो साहिल बेचैन हो जाता, और अगर कभी परिंदे को साहिल ना चूं चूं का शोर मचाकर अपनी बेचैनी का इजहार करता। साहिल की माँ और बाबा साहिल और परिंदे की दोस्ती पर हैरान थे। उनकी दोस्ती रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। एक दिन साहिल परिंदे का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब परिंदा ना आया तो उदास हो गया। साहिल की माँ ने कहा, बेटा तुम कब तक परिंदे का इंतजार करोगे? रोटी खाकर खेतों पर जाओ। साहिल बोला, माँ परिंदे के बगैर मुझसे रोटी नहीं खाई जाएगी, मैं उसका इंतजार करूंगा। साहिल की माँ ने कहा, अगर परिंदा नहीं आएगा तो क्या तुम खाना नहीं खाओगे? साहिल बोला, माँ अगर परिंदा ना आया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा दिल कह रहा है कि वह जरूर आएगा। अचानक परिंदा सहन में आकर गिरा और फड़फड़ाने लगा। साहिल भागकर परिंदे के पास जा पहुंचा और उसे उठा लिया। साहिल यह देखकर घबरा गया कि उसका दोस्त जख्मी था और उसकी आंखों में आंसू थे। परिंदे की आंखों में आंसू देखकर साहिल की आंखों में भी आंसू आ गए। साहिल ने चिल्लाकर अपनी मां से कहा, मां देखो, मेरा दोस्त जख्मी है। साहिल की मां भी दौड़ी हुई आई और परिंदे को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। साहिल ने जल्दी से परिंदे का जख्म साफ किया। परिंदे के पैर पर जख्म आया था। साहिल ने जख्म पर पट्टी बांधी और फिर उसे छुरी खिलाई, पानी पिलाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता रहा। जख्म पर पट्टी बांधने से परिंदे की तकलीफ कम हो गई थी। वह बड़े प्यार से साहिल की तरफ देख रहा था। साहिल परिंदे के सर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ बोला, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें किसने तीर का निशाना बनाया है? परिंदा तो कोई जवाब ना दे सका। साहिल कहने लगा, अगर मुझे उसका पता चल जाए तो मैं भी उसे तीर मार मार कर जख्मों से चूर चूर कर दूंगा। साहिल खेतों पर जाते हुए परिंदों को भी साथ लेता गया और दिन में कई मर्तबा उसका जख्म साफ करके पट्टी बांधी। शाम के वक्त परिंदा अपने घोंसले की तरफ उड़ गया और साहिल उसके जल्द अच्छे होने की दुआएं मांगने लगा। चंद दिनों तक साहिल के पास परिंदा ना आया। साहिल परिंदे का बेचैनी से इंतजार करता रहा। कभी वह सोचता कि मेरा दोस्त मर ना गया हो, कभी वह सोचता कि मेरा दोस्त किसी शिकारी के जाल में ना फंस गया हो। एक दिन साहिल को बहुत बेचैन देखकर साहिल की मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा परिंदा जख्मी था, हो सकता है उससे उड़ा ना जाता हो, इसलिए वह तुम्हारे पास ना आ सका। अगर वह तंदुरुस्त होता तो जरूर आता। साहिल ने डरते डरते पूछा, मां कहीं मेरा दोस्त मर तो नहीं गया? साहिल की मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा परिंदे का जख्म तो ऐसा ना था जिससे वो मर जाए। साहिल आहिस्ता से बोला, खुदा करे मेरा दोस्त जिंदा हो। कई हफ्तों के इंतजार के बाद एक दिन परिंदा साहिल के पास आया। उसकी चोंच में एक बड़ा सा मोती था। परिंदे ने साहिल के करीब पहुंचकर चोंच खोली और मोती उसके सामने गिर पड़ा। साहिल ने मोती उठा लिया और फिर अपनी मां को आवाज देकर बोला, मां देखो, मेरा दोस्त आ गया है और वह मेरे लिए क्या लाया है। साहिल की मां बोली, साहिल बेटा क्या बात है, परिंदा क्या लेकर आया है? साहिल दौड़ता हुआ मां के पास गया और उसे मोती दिखाते हुए कहा, मां देखो, परिंदा मेरे लिए कितना बड़ा मोती लेकर आया है। साहिल की मां मोती देखकर हैरान रह गई। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मोती नहीं देखा था। साहिल की मां मोती लिए भागी भागी साहिल के बाबा के पास गई और मोती दिखाते हुए बोली, देखो, साहिल का दोस्त परिंदा उसके लिए यह मोती लाया है। साहिल का बाप मोती को हाथ में लेकर गौर से देखता रहा और फिर खुशी से चिल्लाया, साहिल की मां, यह तो बहुत ही कीमती मोती है, परिंदे ने हम पर बड़ा एहसान किया है। साहिल की मां बोली, आज साहिल खेतों पर अकेला ही चला जाएगा, तुम यह मोती लेकर शहर जाओ और किसी जौहरी को यह मोती दिखाओ। जो जौहरी सबसे ज्यादा दाम दे उसे दे देना और आते हुए एक गद्दा खरीदकर उस पर अनाज, कपड़े और घर की जरूरत का सामान लेते आना। जब खुदा ने दिया है तो हम भूखे प्यासे और फटे पुराने कपड़े पहनकर क्यों रहे। साहिल का बाप बोला, ठीक है, रोटी खाते ही शहर रवाना हो जाऊंगा, तुम साहिल को खेतों पर भेज देना। साहिल का बाप जल्दी जल्दी रोटी खाकर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह मोती को कमर में बांधकर घर से निकलने लगा तो अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं यह मोती चोरी का ना हो।
साहिल की मां हंसकर बोली, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। परिंदा किसी की चोरी क्यों करने लगा? जंगल में कहीं पड़ा होगा, वह अपने दोस्त के लिए उठा लाया। साहिल का बाप घर से चलते हुए साहिल से बोला, बेटा, मैं तो मोती फरोख्त करने शहर जा रहा हूं। तुम खेतों पर चले जाना। दुआ करो कि तुम्हारे दोस्त का दिया हुआ मोती अच्छे दामों में बिक जाए। फिर तो हम तुम्हारे दोस्त को रोजाना चूरी खिलाया करेंगे, उसे पानी के बजाय दूध पिलाया करेंगे। साहिल परिंदे के सर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ बोला, अल्लाह करे मोती अच्छे दामों में बिक जाए। साहिल का बाप शहर पहुंचकर एक जौहरी की दुकान पर गया और उसने कहा, जनाब, मेरे पास एक कीमती मोती है, मैं उसे फरोख्त करना चाहता हूं। जौहरी ने कहा, बाबा, तुम वह मोती हमें दिखाओ, मोती देखकर हम उसके दाम लगाएंगे। साहिल के बाप ने मोती जौहरी के हवाले कर दिया। जौहरी इतना बड़ा मोती देखकर हैरान रह गया। कभी वह मोती को देखता और कभी साहिल के बाप को। फिर उसने किसान को मुखातिब करके कहा, बड़े मियाँ, यह तो बहुत कीमती मोती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसके दाम लगा सकूं, तुम किसी और जौहरी को दिखाओ। बूढ़ा किसान जब चलने लगा तो जौहरी ने कहा, बाबा, तुम बैठो, मैं शहर के तमाम बड़े बड़े जोरियों को यहीं बुला लेता हूं, सब जौहरी मिलकर तुम्हारे मोती की कीमत लगा लेंगे। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में परिंदे को दुआएं देने लगा, जिसकी वजह से उनके दिन फिरने वाले थे। थोड़ी ही देर में शहर के तमाम जौहरी इकट्ठे हो गए और सब मिलकर मोती की कीमत का अंदाजा लगाने लगे। तमाम जोरियों ने मिलकर मोती की कीमत 1000 अशर्फी लगाई। 1000 अशर्फियां का नाम सुनकर बूढ़ा किसान खुशी से कुछ बोल ना सका। जोरियों ने समझा कि 1000 अशर्फी इस किसान को मंजूर नहीं, इसीलिए वह खामोश है। जौहरियों ने मिलकर फिर कहा, बाबा, अगर यह दाम कम है तो 2000 अशर्फी ले लो किसान। 2000 अशर्फियां के ख्याल से दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं 2000 अशर्फियां को कहां कहां खर्च करूंगा। बूढ़े किसान को खामोश देकर जौहरियों ने आपस में मशवरा किया और एक जहरी बोला, इस बूढ़े को हम धोखा नहीं दे सकते, उसे कीमत का अंदाजा है, यह कम दाम नहीं लेगा। सब जोरियों ने आपस में फैसला करके कहा, हम इस मोती की 100 हज़ दे सकते हैं। किसान ने जल्दी से कहा, मुझे मंजूर है। किसान 100 हज़ अशर्फियां में डालकर एक दुकान पर गया और खाने पीने का ढेर सारा सामान खरीदा। फिर एक और दुकान से उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और फिर तमाम सामान गधे पर लादकर घर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ घर पर साहिल और उसकी मां आपस में बातें कर रहे थे। इतने में किसान गधे पर सामान लादे खुश खुश घर में दाखिल हुआ। जैसे ही किसान घर में दाखिल हुआ, साहिल ने खुदा का शुक्र अदा किया और तीनों ने मिलकर गधे से सामान उतारा और खाने पीने का सामान और ढेर सारे कपड़े देखकर खुश हुए। किसान ने जब ढेर सारी अशर्फियां साहिल की मां को दी तो वह खुश हो गई। किसान बोला, साहिल की मां, जानती हो मोती के कितने दाम मिले? साहिल की मां बोली, मुझे क्या मालूम, तुम कितने में बेच रहे हो? किसान बोला, शहर के जोरियों ने इस मोती की कीमत 10,000 अशर्फियां लगाई है, मैं सिर्फ 50 अशर्फियां खर्च कर आया हूं, बाकी संभाल कर रख लो, यह हमारे काम आएंगे। साहिल की मां का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। साहिल की मां ने बाकी यह अशर्फियां एक संदूक में रख छोड़ी। खाना खाने के बाद साहिल का बाप बोला, अब हमारे दिन फिर गए हैं, मैं चाहता हूं कि गांव में और जमीन खरीद लूं ताकि हम सुकून के साथ अपना वक्त गुजार सकें। साहिल की मां बोली, जमीन भी खरीद लो और इस कच्चे मकान की जगह एक शानदार मकान बना डालो ताकि सुकून के साथ रह सके। साहिल का बाप बोला, तुम ठीक कहती हो, कल ही मैं मजदूरों को बुलाकर इस कच्चे मकान की जगह एक शानदार मकान तामील करा दूंगा। इसके साथ ही गांव में जमीन खरीद लेंगे, खेतीबाड़ी के लिए चंद जानवर भी ले लेंगे। रात भर साहिल की मां और साहिल प्लान बनाते रहे। सुबह होते ही जब साहिल की मां खाना पकाने लगी तो साहिल बोला, मां, आज मेरे दोस्त के लिए चूरी बनाना ना भूलना। मेरे नन्हे दोस्त ने हम पर बड़ा ना किया है, मैं उसकी खूब खातिर तवाज़ो करना चाहता हूं ताकि वह भी हमारी खुशियों में शरीक हो सके। साहिल की मां बोली, बेटा, अब तो मैं रोज तुम्हारे नन्हे दोस्त के लिए चूरी बनाया करूंगी, तुम भी खाना और अपने नन्हे दोस्त को भी खिलाना। अभी साहिल और उसकी मां बातें कर रहे थे कि परिंदा आता दिखाई दिया। साहिल परिंदे को देखकर खुशी से उठ खड़ा हुआ। परिंदा आकर साहिल के हाथ पर बैठ गया। उसकी चोंच में आज भी एक मोती था। साहिल मोती देखकर चिल्लाया,
माँ, मेरा दोस्त आज भी एक मोती ले आया है। साहिल की माँ भी खुशी से चिल्लाने लगी। बूढ़ा किसान भी आ गया। सबने मिलकर परिंदे को छुरी खिलाई, पानी पिलाया। जब परिंदा उड़ गया तो साहिल की माँ ने मोती एहतियात से संभाल कर संदूक में रख दिया। खाने से फारिग होने के बाद साहिल का बाप ढेर सारी अशर्फियां लेकर गांव के एक बड़े जमींदार के पास गया और उससे बहुत सारी जमीन खरीद ली। जमीन खरीद कर आते हुए बूढ़ा किसान मजदूरों को भी अपने साथ ले आया। मजदूरों ने कच्चे मकान को गिराकर उसकी जगह एक शानदार मकान की तामीर शुरू करा दी। अब परिंदे का मामूल बन गया था कि वह रोज एक मोती लेकर आता और साहिल के हवाले करके छुरी खाता, पानी पीता, दूध पीता और फुर से उड़ जाता। देखते ही देखते साहिल की मां के पास बेशुमार मोती इकट्ठे हो गए। उनका शानदार महल भी तैयार हो गया। आहिस्ता आहिस्ता साहिल के बाबा ने गांव की सारी जमीन खरीद ली। गरीब किसान मामूली किसान से बहुत बड़ा जमींदार बन गया। गांव के लोग साहिल के बाप के पास बेशुमार दौलत देखकर खुसर फुसर करने लगे। एक किसान ने साहिल के बाप से पूछा, बाबा गुलाम, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहां से आई? क्योंकि उसके अब्बू का नाम गुलाम था। गुलाम बोला, भाई, जब खुदा देने पर आता है तो बहुत देता है। मैं चाहता हूं कि तमाम गांव वालों की मदद करूं। उनके कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान हो और मेरे गांव वाले भी सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सके। वह गांव वाला खुश होकर बोला, बाबा, तुम तो बहुत ही नेक इंसान हो। दौलतमंद होने के बावजूद तुम सब गांव वालों के मुताबिक सोच रहे हो, वरना दौलत पाने के बाद इंसान मगरूर हो जाता है। भाई भी भाई को नहीं पूछता। गुलाम बोला, भाई, दौलत तो आनी जानी चीज है। अगर दौलत से मेरे गांव वालों का कुछ भला हो सकता हो तो बेहतर होगा। मैंने फैसला किया है कि कल से तमाम गांवों में कच्चे मकान की जगह पक्के मकाना की तामीर शुरू करा दूं। वह गांव वाला खुशी से बोला, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। गुलाम बोला, भाई, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। हमारे बच्चों के लिए गांव में ना तो स्कूल है, ना बीमारों के लिए कोई शिफा खाना। गांव की तामीर मुकम्मल होते ही स्कूल की तामीर शुरू हो जाएगी, फिर शिफा खाना भी बन जाएगा, ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन कर सके। उसे इस काम के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। दूसरे दिन वह गांव वाला अपने साथ काम के चंद बूढ़ों और जवानों को लिए गुलाम के घर पहुंचा। गुलाम ने अपने साथियों से कहा, गांव के तमाम कच्चे मकाना गिरा दिए जाएं और आज ही से उनकी जगह पक्के मकाना की तामीर शुरू कर दी जाए। देखते ही देखते गांव के तमाम कच्चे मकाना गिरा दिए गए और सैकड़ों मजदूर दिन रात नए मकान तामीर करने में मसरूफ हो गए। गांव में बेशुमार पक्के मकान की तामीर के लिए बेपनाह दौलत की जरूरत थी। गुलाम ढेर सारे मोती लेकर शहर की जोरियों के पास गया और पैसे ले आया। जब गांव की तामीर मुकम्मल हो गई तो गांव वाले कच्चे मकानों की जगह खूबसूरत पक्के मकान देखकर बहुत खुश हुए और सब गांव वालों के मशवरे से उस गांव का नाम गुलाम के नाम पर गुलाम नगर रखा गया। जैसे ही गांव की तामीर खत्म हुई, गुलाम ने गांव के बच्चों के लिए मदरसा बनवाया, शिफाखाना तामीर कराया। गांव के वह बच्चे जो दिन भर बेकार गांव की गलियों में मारे मारे फिरते थे, अब वह साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाने लगे, मदरसे जाने लगे। गांव में हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आने लगी। जब गुलाम उन बच्चों को स्कूल जाते देखता, मदरसे जाते देखता, तो उसके चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ जाती और वह खुदा का शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाई। साहिल अब खेतों में काम करने की बजाय स्कूल जाता है। थोड़े ही अरसे में उसने लिखना पढ़ना सीख लिया और वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक दिन साहिल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि उसका दोस्त परिंदा आकर उसके कंधे पर बैठ गया। आज वह मोती नहीं लाया था। साहिल ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर स्कूल जाने लगा। परिंदा उड़कर उसके रास्ते में आ गया। साहिल ने हंसकर कहा, क्यों भाई, तुम नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊं, तालीम हासिल करूं? अगर मैं स्कूल ना गया तो बाबा नाराज होंगे, मास्टर साहब मेरी पिटाई कर देंगे। यह सुनकर परिंदा छू छू करता हुआ उड़ गया और साहिल स्कूल की तरफ चल दिया। दूसरे दिन सुबह साहिल नाश्ता कर रहा था कि परिंदा फिर आ गया। साहिल ने उसे छोरी खिलाई, दूध पिलाया और फिर कहा, थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तैयार होकर तुम्हारे साथ चलता हूं। साहिल के बाबा गुलाम ने साहिल को परिंदे से बातें करते देखकर पूछा, बेटा,
तुम परिंदे के साथ कहाँ जा रहे हो? साहिल बोला, बाबा मुझे मालूम नहीं, यह मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। जरूर कोई खास बात है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने दोस्त के साथ हो आऊं। गुलाम बोला, बेटा जरूर जाओ, हो सकता है तुम्हारा दोस्त या उसका साथी किसी मुसीबत में मुब्तला हो, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। साहिल तैयार होकर परिंदे के साथ चल पड़ा। परिंदा आगे आगे उड़ रहा था, साहिल उसके पीछे पीछे घोड़े पर सवार चला जा रहा था। कई घंटों के सफर के बाद एक घने जंगल में पहुंचकर परिंदा रुक गया। साहिल ने भी अपना घोड़ा रोक लिया। परिंदा यकायक उड़ा और उसकी नजरों से गायब हो गया। साहिल एक दरख्त के नीचे बैठा परिंदे का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के बाद परिंदा आया और उसे साथ लिए जंगल में घुसता चला गया। परिंदा एक गाढ़ के सामने जाकर रुका और फिर गाढ़ के अंदर चला गया। साहिल भी परिंदे के पीछे गाढ़ में जा घुसा। गाढ़ में जगह जगह आग जल रही थी। हर तरफ आग की वजह से उजाला फैला हुआ था। आग की रोशनी में साहिल ने गाढ़ के कोनों में मोतियों के ढेर देखे। साहिल समझ गया कि उसका दोस्त इसी गाढ़ से रोजाना मोती ले जाता है और आज उसने मोतियों का खजाना उसे दिखा दिया है। साहिल ने जल्दी जल्दी मोतियों से कई थैले भर लिए और घोड़े पर रखकर घर की राह ली। साहिल के गाढ़ से निकलते ही डाकू भी गाढ़ में आ गए। गाढ़ के सामने घोड़े के टापू को निशान देखकर डाकुओं के सरदार ने कहा, मालूम होता है कि कोई शख्स हमारे खजाने तक घोड़े पर सवार आया है। सरदार और डाकू तेजी से गाढ़ में पहुंचे। सरदार मोतियों की एक ढेरी में से मोतियों को कम देखकर वह गुस्से से बोला, मालूम होता है कि किसी ने हमारे ठिकाने का पता लगा लिया है, यही वजह है कि आज मोती चोरी हो गए हैं। एक डाकू बोला, अब हमें गाढ़ की सख्ती से हिफाजत करनी चाहिए और चोर का खोज लगाकर उसे ऐसी सजा देनी चाहिए कि फिर वह दोबारा इधर का रुख न करने पाए। सरदार बोला, तमाम साथी बारी बारी गाढ़ पर पहरा दें। जो साथी चोर को पकड़ने में कामयाब हो गया उसे आइंदा लूट के माल में से 2 गुना हिस्सा दिया जाएगा। डाकुओं का सरदार बोला, मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। सब डाकू एक जबान होकर बोले, हम सरदार की बेइज्जती नहीं होने देंगे, चोर को पकड़ेंगे या फिर खुद भी जान दे देंगे। साहिल जब मोतियों के भरे हुए थैले लेकर घर पहुंचा और उसने अपनी माँ और बाबा को परिंदे की कहानी सुनाई तो गुलाम बोला, बेटा हमारे पास पहले ही बहुत मोती मौजूद है। शहर के सुनारों के पास इतनी दौलत नहीं कि वह हमारे मोती खरीद सके, फिर मोतियों के थैले भरकर लाने से क्या फायदा। साहिल बोला, बाबा परिंदा मुझे मोतियों के गाढ़ तक ले गया था, इसलिए 2 थैले भर लाया। अब कभी नहीं जाऊंगा, मालूम होता था कि वह डाकुओं का गाढ़ है। गुलाम बोला, अगर मोती तुम डाकुओं के गाढ़ से लाए हो तो यह मोती जरूर किसी बादशाह के खजाने के हैं जहां से डाकू ले उड़े। अब आइंदा उधर ना जाना, वरना किसी न किसी मुसीबत में फंस जाओगे। साहिल बोला, बाबा मैं अब डाकुओं के घर की तरफ नहीं जाऊंगा, मुझे दौलत लालच नहीं। अल्लाह पाक ने हमें इतना दिया है कि हम तमाम उम्र सुख चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। गुलाम बोला, मैंने तुम्हें इसलिए नसीहत की है कि इंसान लालच में अंधा हो जाता है और वह अंजाम का सोचे बगैर कदम उठाता है। साहिल बोला, बाबा मैं आपका बेटा हूं, आपका हुक्म नहीं टालता। गुलाम के गांव में एक बहुत ही लालची शख्स रहता था जिसका नाम इमरान था। वह गुलाम को दौलत में खेलते देखकर दिल ही दिल में जलता और इस बात की खोज लगाने की कोशिश करता कि गुलाम के पास दौलत आखिर कहां से आई। गुलाम एक मामूली किसान से बहुत बड़ा जमींदार कैसे बन गया। इकराम गुलाम के दौलतमंद बनने का राज जानने की दिन रात कोशिश करता रहता, लेकिन जब उसे कामयाबी ना हुई तो उसने एक और तरकीब सूझी। एक दिन इकराम ने साहिल की अपने यहां दावत की और उसकी खूब खातिर तवाज़ो की। खाना खाने की बात इकराम इधर उधर की बातें करता रहा और साहिल से पूछने की कोशिश करता रहा कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। साहिल सीधा बच्चा था, वह बोला, चाचा आपसे क्या पर्दा, एक परिंदा मेरा दोस्त है, मैं रोज उसे चूरी खिलाता था। एक दिन वह जख्मी हो गया, मैंने उसका जख्म साफ करके पट्टी की। वह मेरा इतना एहसानमंद हुआ कि एक दिन मेरे लिए एक बड़ा सा मोती लाया, फिर रोज वह मोती लाता रहा। बाबा इन मोतियों को शहर ले जाकर बेच देता और उस दौलत से गांव वालों की खिदमत करता। इकराम हैरान होकर बोला, परिंदा यह मोती कहां से लाता होगा। साहिल बोला,
चाचा इकराम, घने जंगल में डाकुओं की एक गाड़ है, उसमें मोतियों का ढेर लगा हुआ है। परिंदा मुझे उस गाढ़ में ले गया था। मैं वहां से मोतियों के 2 थैले भरकर लाया था। जब बाबा को इस बात का पता चला कि मैं जंगल में डाकुओं के गाढ़ में गया था और वहां से मोती लाया हूं, तो वह मुझे समझाने लगे कि बेटा, लालच बुरी बला है, तुम भूल कर भी दोबारा उधर ना जाना। इकराम बोला, बेटा भाई, गुलाम ठीक ही कहते हैं, डाकुओं का क्या भरोसा, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। साहिल बोला, चाचा, मैं तो भूल कर भी उधर का रुख नहीं करूंगा। साहिल इकराम से इजाजत लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। साहिल के जाते ही इकराम भी डाकुओं की गाड़ से मोतियों के थैले भरकर लाने की सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे इकराम अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल दिया। उसके साथ कपड़े के 2 बड़े थैले भी थे। इकराम घने जंगल में पहुंचकर डाकुओं का गाढ़ तलाश करने लगा। यकायक उसके कानों में घोड़ों की टाप की आवाजें आने लगीं। इकराम घनी झाड़ियों में घुसा और आने वालों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद तकरीबन 30 डाकू घोड़ों पर सवार इकराम के सामने से गुजरे। जब डाकू चले गए तो इकराम झाड़ियों में से बाहर निकल आया और घोड़ों के कदमों के निशान देखता हुआ डाकुओं की गाढ़ में जा पहुंचा। गाढ़ में मोतियों के ढेर देखकर इकराम खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी जल्दी मोतियों के 2 थैले भरे और उन थैलों को घोड़ों पर लादकर गुलामनगर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर इकराम ने मोतियों से भरे थैले जमीन में दबा दिए और इत्मीनान से बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटे लेटे इकराम ने दिल ही दिल में सोचा कि दौलत के बलबूते पर गांव के लोगों को अपना हम ख्याल बनाकर गांव का नाम बदलकर इकराम नगर रखेगा। गुलाम से ज्यादा जमीन खरीदकर बहुत बड़ा जिम्मेदार बन जाएगा और फिर गांव वाले गुलाम को भूलकर मेरी इज्जत करेंगे। सोचते सोचते यकायक इकराम के जहन में एक और तरकीब आई। उसने सोचा, क्यों ना गुलाम नगर के साथ एक नया शहर बसाकर उसका नाम इकराम नगर रखे। जब वह इकराम नगर में लोगों को मुफ्त मकान देगा, काम धंधे के लिए लोगों को दौलत मिलेगी, तो लोग जरूर उसकी इज्जत करेंगे। इकराम सोचने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इकराम नगर को एक सल्तनत में तब्दील करके उस सल्तनत का बादशाह बन जाऊंगा। सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि इकराम नगर बसाने के लिए कुछ थैले मोती और होने चाहिए। क्यों ना मैं 8 या 10 थैले और मोतियों के भर लाऊं। यह ख्याल आते ही इकराम बहुत खुश हुआ। दूसरे ही दिन वह डाकुओं के गाड़ की तरफ चल दिया। डाकू पहले ही चोर के इंतजार में जंगल में छुपे बैठे थे। जैसे ही इकराम गाड़ में अंदर दाखिल हुआ, तमाम डाकू इकराम पर टूट पड़े और उसे इतना मारा कि वह तड़प तड़प कर मर गया। एक दिन जौहरी ने गुलाम से खरीदे हुए मोतियों को खूब अच्छी तरह साफ करके एक खुशनुमा संदूक में रखा और बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह ने पूछा, जौहरी तुम्हारे पास क्या है? जौहरी बोला, जहां पनाह मुझे मालूम हुआ है कि बादशाह सलामत को मोतियों से लगाव है। मेरे पास ऐसे नायाब मोती हैं जो सिर्फ बादशाहों के पास होने चाहिए। बादशाह बोला, जौहरी हमें मोतियों से बेपनाह लगाव है। हमारे पास बड़े कीमती मोती थे और इतने थे कि अगर हम चाहते तो उन मोतियों के बदले न जाने क्या क्या खरीद सकते थे, लेकिन हमारे खजाने के मुहाफिज की गलती से वह मोती चोरी हो गए। इसके बाद हमने मोतियों की तलाश में दुनिया के कोने कोने में आदमी दौड़ाए, लेकिन हमें वैसे मोती ना मिल सके। जौहरी ने मोतियों वाला संदूक बादशाह की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें तकरीबन 10 मोती रखे हुए थे। बादशाह मोतियों को देखते ही चिल्लाता, जौहरी, ये मोती तुम्हारे पास कहां से आए? सच बताओ कि ये मोती तुमने कहां से हासिल किए? ये तो हमारे मोती हैं जो शाही खजाने से चोरी हुए थे। जौहरी ये सुनकर घबरा गया, लेकिन अशरफियां बोला, जहां पनाह ये मैंने मोती एक शख्स से हजारों अशरफियां देकर खरीदे हैं। बादशाह बोला, क्या तुम उस शख्स को हमारे सामने पेश कर सकते हो? जौहरी बोला, बादशाह सलामत, अगर वह शख्स आ जाए तो मैं उसे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह बोला, अगर तुम उस शख्स को पेश ना कर सके तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बादशाह बोला, जाओ, हम तुम्हारा 3 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। जब 3 हफ्ते तक तुम चोर को हमारे हवाले करने में कामयाब ना हो सके तो हम समझ लेंगे कि चोर तुम खुद हो। जहरी बादशाह से 3 हफ्ते के अंदर चोर को पेश करने का वादा करके रोता धोता अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें तमाम किस्सा कह सुनाया। सुबह से शाम तक
जौहरी बाजार में आने वाले लोगों को घूर घूर कर देखते, लेकिन उन्हें बूढ़ा नजर ना आता। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे और बड़े जौहरी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब 3 हफ्ते गुजरने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए और बूढ़ा किसान आता दिखाई नहीं दिया, तो बड़े जौहरी ने एक गरीब आदमी को लालच देकर बादशाह के दरबार में जाने पर राजी कर लिया और उस गरीब आदमी को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। लेकिन वहां जौहरी की चोरी पकड़ी गई। बादशाह उसे सजा सुना रहा था कि जौहरी ने हाथ जोड़ दिए। चुनांचे बादशाह बोला, हम तुम्हें फिर 1 महीने की मोहलत देते हैं। अगर तुमने इस अरसे में चोर को हमारे हवाले ना किया तो फिर हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जौहरी बादशाह से वादा करके अपनी दुकान पर चलाया और दूसरे जोरियों को बुलाकर कहा, हमें उस बूढ़े का पता करना चाहिए। इस मर्तबा तो मेरी जान बच गई, दूसरी मर्तबा बादशाह माफ नहीं करेगा। अभी जौहरी आपस में बातें कर रहे थे कि गुलाम मोतियों की थैली लिए आता दिखाई दिया। जौहरी गुलाम को आता देखकर उछल पड़े। बड़ा जौहरी बोला, खुदा ने हमारी सुन ली, अब बादशाह जाने। और यह बूढ़ा किसान जौहरी गुलाम को लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह से कहा, जहां पनाह यह वह शख्स है जिससे हमने मोती खरीदे थे। बादशाह ने गुलाम से पूछा, क्या जौहरी ठीक कह रहा है? गुलाम बोला, बादशाह सलामत, यह सच कह रहा है। मैंने इस शख्स के हाथ मोती बेचे थे और आज भी एक थैली भरकर मोती लाया था। बादशाह बोला, हम पूछ रहे हैं कि यह मोती तुम्हें कहां से मिले? जब खुदा देने पर आता है तो बहुत देता है। बस यह समझ लीजिए कि मुझ पर अल्लाह ने कर्म किया है। बादशाह ने गरज कर कहा, मोती कहां से आए? खुशहाल बोला, बादशाह सलामत, जौहरी ने तो मुझे यह बताया था कि हमारे बादशाह निहायत रहमदिल और सखी हैं, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे मैंने शाही खजाने से मोती चुरा लिए हों। बादशाह बोला, तुम बहुत चालाक मालूम होते हो। गुलाम बोला, अगर मैं चालाक होता तो इन जोरियों के कहने पर अमल ना करता। बादशाह बोला, तुम्हें यह बताना होगा कि यह मोती तुम्हारे पास कहां से आए हैं। गुलाम बोला, क्या यह बता जरूरी है? बादशाह बोला, हां, हम यह जानकर रहेंगे। गुलाम बोला, बादशाह सलामत, अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बादशाह बोला, सच सच बताओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। गुलाम ने बादशाह को मोतियों के हाथ आने की पूरी दास्तान कह सुनाई। बादशाह बोला, क्या तुम उन डाकुओं का ठिकाना जानते हो? गुलाम बोला, जहां पनाह, मैं तो डाकू का ठिकाना नहीं जानता। हां, मेरा लड़का डाकुओं का ठिकाना जानता है। बादशाह ने गुलाम से कहा, बाबा, हमें माफ कर दो, हमारी सख्त बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी। कल तुम्हें अपने लड़के को लेकर दरबार में आना है। हम अपनी फौज का एक दस्ता तुम्हारे लड़के के साथ भेजकर डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे। गुलाम घर पहुंचा और साहिल को सब माजरा बता दिया। दूसरे दिन गुलाम साहिल को लिए बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह ने फौज के सपास से कहा, इस लड़के के साथ शाही फौज का दस्ता भेजकर डाकुओं के ठिकाने का पता लगाओ और उन तमाम डाकुओं को गिरफ्तार कर लो जो हमारे खजाने से मोती चुरा कर ले गए हैं। सिसला ने साहिल के साथ फौज का एक दस्ता डाकुओं के ठिकाने की तरफ रवाना कर दिया। चुनांचे बड़ी मशक्कत के बाद डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन डाकुओं का सरदार और कुछ सिपाही बच निकले और तमाम मोती भी अपने साथ ले गए। साहिल ने फौज से कहा, मालूम होता है सरदार भाग निकला है। साहिल गिरफ्तार होने वाले डाकुओं को लिए बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, जहां पनाह में डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया हूं, लेकिन उनका सरदार और उसके चंद साथी भाग निकलने में कामयाब हो गए और जाते हुए तमाम मोती भी अपने साथ ले गए हैं। बादशाह बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी मेहनत बेकार गई। इतने में अचानक वज़र बादशाह को साहिल के खिलाफ भड़काता हुआ बोला, जहां पनाह, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि आप इस लड़के की बातों पर एतबार ना करें। यह आपको धोखा देकर अपने सरदार और मोतियों को बचाना चाहता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। बादशाह बोला, वजीर खामखा इस लड़के की मुखालफत कर रहे हो। सरदार हाथ से निकल गया तो क्या हुआ? उसके बेशुमार साथी तो पकड़े गए। बादशाह ने वजीर की बात को नजरअंदाज करके सिपहसलार को हुक्म दिया कि इन तमाम डाकुओं को फांसी पर लटका दो। डाकुओं ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, हम पर रहम कीजिए, हम बेकसूर हैं। बादशाह ने गरज पर कहा, तुम लुटेरों पर रहम किया जाए। तुम लोगों ने शाही खजाने पर डाका डाला, हमारा खजाना लूट लिया। डाकुओं ने कहा, बादशाह सलामत, हम गरीब आदमी थे,
ठगों से हमारा बुरा हाल था। सरदार ने हमें लालच देकर हमें गलत रास्ते पर लगाया, हमें डाकू बनने पर मजबूर किया। सजा का हकदार तो सरदार है। आइंदा हम कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी डाका नहीं डालेंगे। बादशाह ने कहा, नहीं, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तुम लोगों ने जुर्म किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेंगे। साहिल ने कहा, जहां पनाह, अगर ये लोग अब नेक बनना चाहते हैं तो उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए, ताकि यह लोग सीधे रास्ते पर चल पड़े। अगर उन्होंने फिर कोई गलती की तो बेशक आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। वजीर मुस्कुराकर बोला, जहां पना यह लड़का बहुत चालाक है। पहले उसने सरदार और उसके चंद साथियों को भाग जाने का मौका दिया और अब इन डाकुओं को भी आजाद कराना चाहता है। अगर यह डाकू है तो उन्हें फांसी पर जरूर लटकाना चाहिए, ताकि दूसरों को इब्रत हासिल हो सके। साहिल ने वजीर को मुखातिब करके कहा, वजीर जी, मैं अब तक महज बादशाह सलामत की वजह से खामोश रहा और आप मुझ पर मुसलसल इल्जाम लगाते रहे। मुझे तो शक है कि शाही खजाने से मोतियों की चोरी में आपका भी हाथ है। आप डाकुओं से मिले हुए हैं। वजीर चीख कर बोला, जहां पनाह, इस गुस्ताख लड़के से कहिए कि अपनी जुबान को लगाम दे, वरना मैं इसे ऐसा मजा सिखाऊंगा कि यह सारी शेख ही भूल जाएगा। बादशाह वजीर को डांट कर बोला, तुम भी तो साहिल पर इल्जाम लगा रहे थे। जब उसने तुम्हारे मुताबिक सब जाहिर किया तो तुम घबरा क्यों गए? वजीर बोला, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, मैं आपका पुराना वफादार नौकर हूं। मैं यह सब इसलिए कह रहा था कि इस लड़के के मुताबिक मुझे सब कुछ इल्म है कि यह लड़का कौन है। बादशाह बोला, हम बादशाह हैं और लोगों के चेहरे भी जानते हैं। बादशाह साहिल से मुखातिब होकर बोला, साहिल, हम तुम्हारे कहने पर इन्हें माफ किए देते हैं, लेकिन इसके साथ हम इन्हें यह भी बता देना चाहते हैं कि अगर यह अच्छे आदमी बनकर रहे तो हम इन्हें इनाम देंगे, और अगर उन्होंने उन्हें फिर गलती की तो फिर हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। एक डाकू बोला, जहां अपना आप हमें इजाजत दे तो हम सरदार को खुद गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। हमें उसके दूसरे ठिकाने का भी इल्म है। वजीर बोला, जहां अपना इन्हें आजाद ना कीजिए, इन डाकुओं का कोई भरोसा नहीं। साहिल बोला, बादशाह सलामत, जब आप उन्हें माफ कर चुके हैं तो इस बात का मौका दीजिए। एक डाकू बोला, बादशाह सलामत यह ठीक कह रहे हैं। सरदार हमें अपना साथी समझेगा और हमें देखकर खुश होगा। हम उसे धोखा देकर आपके दरबार में लाएंगे और इस तरह उसे गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा। बादशाह ने साहिल से पूछा, क्या तुम्हें इन लोगों की बातों पर यकीन है? साहिल बोला, जहां पना हमें इनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। इंसान को भटकते देर नहीं लगती, और जो इंसान राह रास्त पर आना चाहे उसे भी देर नहीं लगती। बादशाह ने डाकुओं से पूछा, तुम में से कौन कौन शख्स डाकुओं के सरदार को गिरफ्तार करने जाना चाहता है? 8 डाकू बोले, हम सरदार को गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में ले आएंगे। बादशाह ने उन डाकुओं को जाने की इजाजत दे दी। उन्हें एक एक घोड़ा और खाने पीने का सामान भी दिया। डाकू घोड़े दौड़ा हुए सरदार के दूसरे ठिकाने पर जा पहुंचे। घोड़े के टापू की आवाज सुनकर डाकुओं का सरदार और उसका साथी गार्ड से बाहर निकल आया। अपने साथियों को आता देखकर सरदार बहुत खुश हुआ। डाकू गार्ड के सामने पहुंचकर घोड़ों से उतर पड़े। सरदार ने अपने साथियों से पूछा, सुनाओ, तुम शाही फौज से किस तरह बचकर निकल आए? एक डाकू बोला, सरदार, शाही फौज के सिपाही हमें बादशाह के पास ले जा रहे थे। रास्ते में हमने उन सिपाहियों को काफिल पाकर हमला कर दिया। बेशुमार सिपाहियों को जान से मार डाला। जो बच रहे वह भाग गए। हमारे कुछ साथी इस हंगामे में हमसे बिछड़ गए। हम कई दिन एक गाढ़ में छुपे रहे। जब देखा कि खतरा टल गया है तो हम आपके पास चले आए। दूसरा डाकू बोला, सरदार, रास्ते में हमें चंद जौहरी भी मिले थे जो बादशाह की खिदमत में हीरे जवाहरात मोती बेचने जा रहे थे। उन लोगों ने हमसे पूछा था कि तुम कौन हो। हमने उन्हें बताया था कि हम मोतियों के सौदागर हैं। बादशाह की खिदमत में मोती फरोख्त करने जा रहे हैं। सौदागरों ने कहा, तुम भी हमारे साथ ही चलो, ताकि हम सब इकट्ठे बादशाह की खिदमत में हीरे जवाहरा और मोती पेश करके इनाम और इकराम हासिल करें। हमने उन्हें कहा, हमें चंद साथियों का इंतजार है, वह भी हमसे आ मिले तो हम शाही दरबार में पहुंच जाएंगे। सौदागर आगे बढ़े तो हम इधर आ गए। हमारा मशवरा है कि आप और हम सब सौदागरों के भेष में बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर
मोती पेश करके बादशाह से माल दौलत हासिल करें। सुना है कि बादशाह को मोती जमा करने का बहुत शौक है। इस तरह हम बादशाह के हाथ मोती फरोख्त करके तमाम उम्र ऐश से जिंदगी बसर कर सकते हैं। सौदागरों ने बादशाह को हमारे आने की इत्तला जरूर दी होगी। हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। सरदार थोड़ी देर तक सोचता रहा। सरदार को सोच में डूबा देखकर उसका एक साथी बोला, सरदार क्या सोच रहे हो? सरदार बोला, मैं यह सोच रहा था कि कहीं बादशाह अपने मोती पहचान ना ले। सरदार का साथी बोला, सरदार, बादशाहों को मोतियों की क्या पहचान? मोती तो सब एक जैसे होते हैं। मोतियों पर बादशाह का नाम तो नहीं होता जिससे हमें पकड़े जाने का डर हो। हम मोती बेचकर कारोबार शुरू करेंगे और यह चोरी डकैती छोड़ देंगे। सरदार खुश होकर बोला, तुमने बहुत अच्छी तजवीज पेश की है। हम कल सुबह सौदागरों के भेस में बादशाह के दरबार में जा पहुंचेंगे। दूसरे दिन डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ सौदागरों के भेस में बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। वहां कुछ सौदागर पहले से बैठ थे। बादशाह ने एक डाकू से पूछा, तुम लोगों के पास क्या है? डाकू मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह सलामत, हम सब मोतियों के सौदागर हैं और ये हमारे सरदार हैं। बादशाह डाकू का मतलब समझ गया और डाकुओं के सरदार से पूछा, सौदागर, तुम्हारे पास कितने मोती हैं? डाकुओं के सरदार ने कहा, जहां पना हम मोतियों के सौदागर हैं। हमारे पास 4 घोड़ों पर मोती लदे हुए हैं। इजाजत हो तो आपकी खिदमत में पेश करूं। बादशाह ने कहा, इजाजत है। अगर मोती हमें पसंद आ गए तो हम तुम्हें मोतियों के मुंह मांगे दाम देकर तुम्हारे सारे मोती खरीद लेंगे। डाकुओं के सरदार ने खुश होकर अपने एक साथी से कहा, घोड़ों पर से मोतियों की था। सरदार का साथी घोड़ों पर से मोतियों की थैलियां उतार कर लाया और बादशाह के सामने पेश कर दी। वजीर दूर खड़ा यह तमाशा देख रहा था। वह इशारों इशारों में सरदार से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सरदार बादशाह को बेवकूफ बनाकर दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में पड़ा हुआ था। उसने वजीर की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जहमत गवारा न की। बादशाह और साहिल वजीर की इस हरकत को देख रहे थे, लेकिन बादशाह अनजान बना रहा। बादशाह ने शाही फौज के एक सिपाही से कहा, इन मोतियों को थैलियों में से निकालकर हमारे सामने ढेर कर दो। सिपाही थैलियों में से मोती निकालकर बादशाह के सामने ने ढेर करने लगा। जब सब थैलियां खाली हो गईं, तो बादशाह ने कहा, मोती इतने ही हैं या और भी तुम्हारे पास हैं? सरदार बोला, जहां पना मोती तो हमारे पास बहुत थे, लेकिन चोरी हो गई। बादशाह हंसकर बोला, खूब, तो तुम लोगों से भी ज्यादा कोई बड़ा चोर हमारी सल्तनत में मौजूद है। सरदार चौंक कर बोला, जहां अपना, आप यह क्या फरमा रहे हैं? हमारा चोरों से क्या वास्ता? हम तो मुल्क खुरासान के रहने वाले हैं। मुल्क मुल्क घूम फिर कर मोतियों की तिजारत करते हैं। बादशाह गुस्से से बोला, यह क्यों नहीं कहते कि हम मुल्क मुल्क के खजाने को लूट कर अपना घर भरते हैं? सरदार ने अपने साथी से कहा, बादशाह को हमारी असलियत का पता चल चुका है। अब यहां से भाग निकलना भी मुश्किल नजर आता है। एक डाकू बोला, जो साथी हमें यहां लाए थे वह हमारे दुश्मन मालूम होते हैं। उन्हीं लोगों ने हमें धोखे से यहां लाकर फंसा दिया है। बादशाह गरज कर बोला, डाकुओं के सरदार, हमारे खजाने से जीतने मोती तुमने चुराए हैं, वह हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे तमाम साथियों को फांसी पर लटका देंगे। डाकुओं का सरदार बोला, जहां पना आपको हमारी असलियत का पता चल चुका है। आप हमें जो चाहे सजा दें। जितने मोती हमारे पास थे वह आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, लेकिन एक बात बता दीजिए कि आपको हमारे मुतालिक किसने बताया? बादशाह ने साहिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले इस लड़के ने हमें तुम लोगों के मुतालिक बताया था और तुम्हारे साथियों को गिरफ्तार करके लाने वाला लड़का भी यही है। इसके बाद तुम्हें यहां तुम्हारे साथी ले आए, जिनको तुमने गलत रास्ते पर डाला था। ये गरीब थे, उन्हें तुमने दौलत का लालच देकर डाकू बनने पर मजबूर किया। जब हमने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें अपनी फौज में मुलाजिम रख लिया, तो उन लोगों ने तुमसे इंतकाम लेने के लिए तुम्हें गिरफ्तार करा दिया। सरदार बोला, जहां अपना, मैंने वाकई बहुत बुरा काम किया है। मैं बहुत बुरा हूं, मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बादशाह बोला, हम तुम्हारी यह ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। सरदार बोला, इसके साथ साथ मेरी एक दरख्वास्त है। बादशाह बोला, क्या? तो डाकुओं का सरदार बोला, आप हमें आपके खजाने से मोती चुराने की तरकीब देने वाले को भी फांसी पर लटका दीजिए। वजीर घबराकर बोला,
डाकुओं का सरदार अपनी जान जाती हुई देख दूसरों को अपना साथी बनाना चाहता है। बादशाह मुस्कुराकर बोला, हमें डाकुओं के साथी का इल्म है, जब हम चाहेंगे उसे फांसी पर लटका देंगे। साहिल बोला, जहां अपना चंद महीने पहले मैं इन डाकुओं के गार्ड से मोतियों के 2 थैले भरकर लाया था, वह मैं आपकी खिदमत में पहुंचा दूंगा। लेकिन वह मोती जो मेरा दोस्त परिंदा लाता रहा, वह मेरे बाबा ने जोरियों के हाथ बेच दिए हैं। उन मोतियों से जो दौलत हासिल हुई, वह हमने अपने लिए और गांव वालों की बेहतरी के लिए खर्च की। डाकुओं का सरदार बोला, जहां पना यह लड़का भी मुजरिम है, इसे भी मेरे साथ फांसी पर लटका दीजिए। इसने आपके मोती फरोख्त करके अपने आप पर खर्च किए हैं। साहिल बोला, जहां अपना मुझे अगर यह मालूम होता कि वह मोती शाही खजाने से चुराए गए हैं, तो मैं उन्हें फरोख्त करने की जुर्रत ना करता। मुझे तो मेरे एक बेजुबान मेहरबान दोस्त ने वह मोती दिए थे, जिनके मुताबिक मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। वजीर गुस्से से बोला, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। साहिल बोला, वजीर साहब कौन किसको बेवकूफ बनाता रहा है, यह बादशाह सलामत बखूबी जानते हैं। आप इस मामले में खामोश रहे, इसी में आपकी बेहतरी है। वजीर चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तू अपनी तल्ख जुबानी से बादशाह सलामत को धोखा नहीं दे सकता। तूने शाही मोती फरोख्त करने की जुर्रत कैसे की? साहिल बोला, जिस गांव में हम रहते हैं वह बहुत ही गरीब लोगों का गांव था। लोगों के पास ना तो अपने लिए मकान थे, ना पहनने के लिए कपड़े। दिन भर में एक मर्तबा रूखी सूखी खाकर अपना पेट पालते थे। जब मेरे बाबा के हाथ दौलत लगी तो उन्होंने गांव वालों के लिए अच्छे काम किए। वजीर बोला, ये बाप की सखावत की दास्तानें सुनाकर फांसी के फंदे से बच जाना चाहता है। साहिल ने कहा, जहां पना अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठ की जो चाहे सजा दे दो, और अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे इम्तिहान लिया जाए। साहिल बोला, जहां पना को तकलीफ तो होगी। मेरा गांव यहां से बहुत दूर है, लेकिन जब आप मेरे गांव में पहुंचेंगे तो आप मुझे फांसी देने की बजाय मुझे और मेरे बूढ़े बाप को इनाम देंगे। वजीर बोला, जहां पना मुझे भी इस लड़के की बातों से झूठ की बू आती है। जो काम करने के दावे यह लड़का कर रहा है। साहिल बोला, वजीर साहब, बाप जैसे होश आमदी लोगों ने जहां अपना को काम नहीं करने दिया। खजाना भरा पड़ा है, लेकिन आपके मुल्क में रिहा या भूखी मर रही है। वजीर घबराकर बोला, तुम झूठ कहते हो। हमारे मुल्क की रिहा तो बहुत खुशहाल है। मैंने रिहा के लिए वह काम किए हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। साहिल हंसकर बोला, आपके कारनामों को इस मुल्क की रिहा कैसे भूल सकती है? आपके कारनामे यही है कि गरीब रियासत भूखी नंगी है। बादशाह ने गुस्से से वजीर की तरफ देखते हुए कहा, क्या यह लड़का सच बोल रहा है? वजीर ने खुशामद अंदाज में कहा, जहां पना, मुझे तो यह लड़का इंतही झूठा मालूम होता है। साहिल ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मेरे सच और झूठ का फैसला आप खुद करें। बादशाह बोला, हम आज ही तुम्हारे गांव की तरफ रवाना होंगे। साहिल बोला, जब आप मेरे गांव की तरफ रवाना होंगे, रास्ते में आपको कई ऐसे गांव मिलेंगे जिसे देखकर आपको मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा। आपके वजीर ने आज तक आपको धोखा दिया, आपको धोखे में रखा, आपको गलत मशवरे देता रहा। यकायक डाकुओं का सरदार बोला, जहां पनाह अपना, हमें खजाना लूटने का मशवरा भी इसी शख्स ने दिया था। वजीर घबराकर बोला, बादशाह सलामत, ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुझे आपकी नजरों से गिराना चाहते हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको नुकसान पहुंचे, रियायत को नुकसान पहुंचे। साहिल मुस्कुराकर बोला, अगर मैंने या डाकुओं के सरदार ने आपके खिलाफ साजिश की है तो इसका पता चल जाएगा। बादशाह सलामत, जो सजा चाहे हमें दे सकते हैं। बादशाह बोला, अगर वजीर ने हमें धोखा दिया है तो हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे, और अगर साहिल और डाकुओं के सरदार ने हमारे और वजीर के खिलाफ साजिश की है, हम उन्हें भी माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वजीर के होश उड़ गए। बादशाह ने शाही फौज के सिपाह सुरूबिली अपनी रिहा को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक वजीर और डाकुओं का सरदार और यह लड़का शाही फौज की कैद में रहेगा। बादशाह अपनी फौज और दरबारियों के साथ साहिल का गांव देखने के लिए रवाना हुआ। शहर से निकलकर जब बादशाह एक गांव में पहुंचा तो उसने अपने रिहा को खेतों में काम करते देखा, जिनके फटे पुराने कपड़े थे, जिनके चेहरे भूख से सूखे हुए थे। गांव में सिर्फ एक पक्का मकान था, बाकी सब छोटे छोटे कच्चे मकान थे। जब रियाया को पता चला
कि उनका बादशाह गांव में आया है तो वह हैरान रह गए। रियाया दौड़कर बादशाह को देखने के लिए जमा हो गई। बादशाह अपनी गरीब रियाया की हालत देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने एक गरीब किसान से पूछा, क्यों बाबा, तुम्हारा क्या हाल है? किसान ने कहा, जहां अपना, हम गरीबों का हाल क्या पूछते हो? दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन पेट भरकर रोटी नसीब नहीं होती। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने और अपने बाल बच्चों के लिए कपड़े बना सकें। हमारे मकान ऐसे हैं जैसे जानवरों के दरबे खुदा का शुक्र है कि आज आपको अपनी रियासत का ख्याल आया। हम तो आज तक वजीर ही को अपना बादशाह समझते रहे क्योंकि इस मुल्क पर उसी का हुक्म चलता है। बादशाह ने वजीर को मुखातिब करके कहा, क्यों वजीर साहब, आप तो कहते थे हमारी रियाया बहुत खुशहाल जिंदगी बसर कर रही है। आपने इस मुल्क और इस मुल्क की रियाया के लिए बहुत काम किए हैं। इस मुल्क में कोई गरीब नहीं। तुमने हमें धोखे में क्यों रखा? हमें बेवकूफ क्यों बनाते रहे? वजीर मारे खौफ के कांपने लगा। बादशाह चिल्लाकर बोला, वजीर, तुमने हमारी रिहा पर जुल्म नहीं किया बल्कि हम पर जुल्म किया है और हम तुम्हें इस जुल्म की सजा जरूर देंगे। बादशाह ने एक गरीब किसान को अपने करीब बुलाकर कहा, चाबुक उठाओ और कोड़े बारी बारी गांव के तमाम लोगों से कोड़े लगवाओ। बस्ती के तमाम लोगों ने बारी बारी वजीर को कोड़े मारे। वजीर कोड़े खाकर बेहोश हो गया। बादशाह ने खजांची को बुलाकर कहा, इस गांव के लोगों को पक्के मकान बनाने, कपड़े और जमीनें खरीदने के लिए 100 अशर्फियां दी जाएं। फिर बादशाह ने गांव के लोगों से कहा, अगर और जरूरत पड़ जाए तो तुम सीधे हमारे पास चले आना। गांव के गरीब लोग बहुत खुश हुए। इसी तरह तर बादशाह आगे चलता गया और गांव के लोगों को अशर्फियां देता रहा और वजीर को चाबुक पड़वा रहा और आगे बढ़ता गया। काफी गांव गुजर गए। वजीर का चाबुक खा खाकर बुरा हाल था। बादशाह ने कहा, वजीर का पूरा इलाज किया जाए ताकि जब यह ठीक हो जाए तो इसकी फिर से पिटाई लग सके। जैसे जैसे साहिल का गांव करीब आ रहा, साहिल इंतहा ही खुश दिखाई दे रहा था और वजीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने अपनी मौत को करीब देखकर बादशाह से कहा, जहां पना, चाबुक खाते खाते मेरा बुरा हाल हो गया है। अब मुझ में चाबुक खाने की हिम्मत नहीं। बेहतर है कि आप मुझे तलवार के एक ही वार से खत्म कर दीजिए ताकि मैं इत्मीनान से मर सकूं। बादशाह बोला, रियाया पर जुल्म करते हुए तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आया, हमें धोखा देते हुए तुम्हें खौफ नहीं आया। हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सफर करते करते बादशाह जब गुलाम नगर के करीब पहुंचा तो दूर ही से साफ सुथरे मकाना और अच्छे लिबास पहने लोगों को देखकर पूछा, ये कौन सा गांव है? हमने आज तक अपनी सल्तनत में इतना खूबसूरत गांव नहीं देखा। इस गांव के लोग बहुत मालदार मालूम होते हैं। साहिल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पना, यह मेरा गांव गुलाम नगर है जिसके मुताबिक मैं पहले ही सब कुछ अर्ज कर चुका हूं। आपका वजीर और डाकुओं का सरदार मुझे झूठा मक्कार कह रहे थे। आप खुद अंदाजा लगा लें, मैंने आपसे झूठ कहा था या सच? जब बादशाह गांव में दाखिल हुआ तो गांव के लोगों ने बादशाह का शानदार इस्तकबाल किया। गांव के स्कूल में इसी वक्त छुट्टी हुई थी। बच्चे अपना अपना बस्ता उठाए स्कूल से घरों की तरफ जा रहे थे। बादशाह खुश होकर बोला, क्या इस गांव में स्कूल भी है? साहिल बोला, जहां अपना, इस गांव में स्कूल भी है और शिफा खाना भी। यहां खेलने के लिए मैदान भी है। साहिल बादशाह को लिए गांव में पहुंचा। बादशाह मकान था देखकर बहुत खुश हुआ। एक ही तर्ज के खूबसूरत मकानात देखकर बादशाह बोला, साहिल, तुमने ठीक ही कहा था कि जो काम हमें और हमारी हुकूमत को करना चाहिए था वह तुमने किया है। गांव के लोग साफ सुथरे कपड़े पहने इधर उधर घूम फिर रहे थे। बादशाह बोला, ए नौजवान, हम तुम्हारे बाबा के कारनामे से बहुत खुश हैं। डाकुओं का सरदार बादशाह के कदमों पर गिरकर बोला, जहां अपना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस लड़के को धोखेबाज और मक्कार समझता था क्योंकि उस वक्त तक मैं यही समझ रहा था कि लड़का झूठ बोल रहा है। मैं वजीर को बचाना चाहता था क्योंकि उसने शाही खजाना लूटने में मदद दी थी। इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर जहां पना आप मेरी जान बख्श दें तो तमाम उम्र में इस मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। मैं इमारत बनाने का माहिर हूं। इसी वजीर ने मुझे डाके डालकर ऐश करने की आदत डाली थी। मैं इस मुल्क की रिहाई के लिए अपना खून पसीना एक कर दूंगा। बादशाह ने साबिर की तरफ देखा। साहिल ने बादशाह से कहा, जहां अपना इंसान पैदाइशी चोर या डाकू नहीं होता।
यह तो बुरी सोहबत और बुरे माहौल का नतीजा होता है। आप सरदार को माफ कर दें, हो सकता है वह नेक बनकर इस मुल्क की खिदमत कर सके। बादशाह ने सरदार से मुखातिब होकर कहा, हम अपने नौजवान दोस्त की सिफारिश पर तुम्हें माफ करते हैं। सरदार को माफी मिलते ही वजीर ने रोते हुए कहा, जहां पना मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं तमाम उम्र ईमानदारी के साथ रियायत की खिदमत करता रहूंगा। बादशाह ने वजीर को गुस्से से देखते हुए कहा, डाकुओं के सरदार ने सिर्फ हमारे खजाने पर डाका डाला था, लेकिन तुमने पूरे मुल्क की रियाया को लूटा है। तुम्हारा जुर्म इस काबिल नहीं कि तुम्हें माफी दी जाए। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हारा कसूर इस सरदार से बहुत ज्यादा है। वजीर गिड़गिड़ाकर बोला, जहां पना मुझे मेरे कसूर की सजा मिल चुकी है। मुझे इतने कोड़े लगे हैं कि मैं जिंदगी भर उन कोड़ों का दर्द महसूस करता रहूंगा। सभी राधब से बोला, जहां पना मुझे आपके मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं, लेकिन वजीर की हालत देखते हुए आपसे दरखास्त करता हूं कि आप इसे भी माफ कर दीजिए। बादशाह बोला, हम सारी दुनिया का कसूर माफ कर सकते हैं, लेकिन इस गद्दार वजीर का नहीं। वजीर ने रोते हुए बादशाह के पैर पकड़ लिए और बादशाह से रहम की भीख मांगने लगा। साबिर ने बादशाह को मुखातिब करके कहा, जहां पना, अगर मेरी जान बख्शी की जाए तो मैं एक बात अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। तुम्हें बात करने नहीं, हमें मशवरा देने की इजाजत है। साहिल बोला, जहां पना, अगर वजीर ने आपके साथ गद्दारी की, आपको रियाया के मुताबिक कुछ नहीं बताया तो यह इसकी गलती है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। आप इस मुल्क के बादशाह हैं। अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी सल्तनत इसलिए नहीं दी कि आप अपने महल में रहकर सिर्फ ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करें। आपका काम था कि आप भी हमारे मुसलमान बादशाहों की तरह रातों को महल से निकलकर अपनी रियाया का हाल मालूम करते। रियाया के दुख दर्द से वाकिफ होते बादशाह थोड़ी देर सोचता रहा और फिर शाही फौज के एक अफसर से कहा, कोड़ा ले आओ बादशाह का। यह हुक्म सुनकर वजीर, साहिल, गुलाम और सरदार सब डर गए। सबका यह ख्याल था कि बादशाह फौज के अफसर को हुक्म देगा कि इस गुस्ताख लड़ इतने कोड़े मारे जाएं कि यह दोबारा गुस्ताखी ना कर सके। लेकिन जब फौज का अफसर कोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि तुम मेरी पीठ पर इतने ही कोड़े मारो जितने तुमने अब तक वजीर को मारे हैं। हमारा दोस्त ठीक कहता है कि हम दोनों बराबर के कसूरवार हैं, बल्कि मेरा जुर्म वजीर के जुर्म से ज्यादा संगीन है। बादशाह का हुक्म सुनकर सब हैरान रह गए। खुशी से सबकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह चिल्लाया कि हुक्म की तामील हो। फौज का अफसर बादशाह पर कौड़े बरसाने लगा। जब कौड़े बरसाक रुक गया तो बादशाह ने साहिल से कहा, मेरे नौजवान दोस्त, अब तो तुम खुश हो। साहिल बोला, बादशाह सलामत। जिस मुल्क में आप जैसा इंसाफ पसंद बादशाह मौजूद हो, उस मुल्क पर दुनिया के लोग फख्र करेंगे। बादशाह ने वजीर का कसूर तो माफ कर दिया, लेकिन इसके साथ ही यह ऐलान किया कि आज से हमारा वर हमारा नौजवान दोस्त साहिल होगा। गुलाम, सरदार और साहिल इस ऐलान पर हैरान रह गए। साहिल ने अदब से कहा, जहां पना, मैं इस काबिल नहीं कि इस मुल्क की रियाया की खिदमत कर सकूं। बादशाह बोला, यह तो हम जानते हैं कि कौन काबिल है और कौन काबिल नहीं। तुम्हें हमारा वजीर बनना पड़ेगा। अब तुम अपने गांव की खिदमत के साथ साथ पूरे मुल्क की खिदमत करोगे। साहिल बोला, लेकिन वजीर बनने से पहले मेरी चंद शर्तें हैं। साहिल की बात सुनकर बादशाह मुस्कुराता हुआ बोला, हम तुम्हारी शर्तें सुनना चाहते हैं। साहिल बोला, शाही खजाने में जितनी दौलत जमा है, ये आपकी दौलत नहीं होगी। ये तमाम दौलत रियाया की होगी। ये दौलत रियाया की भलाई के लिए खर्च होगी। मैं रिहा की भलाई के लिए जो भी काम करूंगा, आपको उसकी मंजूरी देनी होगी। बादशाह बोला, पहले शाही खजाने में जमा शुदा दौलत हमारी थी, लेकिन आज से वह दौल रियाया की होगी। तुम्हारी इस शर्त से पहले ही हमने फैसला कर लिया था कि हम अब महल में बैठे नहीं रहेंगे, रियाया की खिदमत करेंगे। तुम्हें रियाया की भलाई के लिए हर काम करने का इख्तियार होगा। हमारी मंजूरी की भी जरूरत नहीं। साहिल बोला, आज से इस मुल्क में तमाम परिंदों चरी दरिंदों के शिकार पर पाबंदी लगा दी जाए। बादशाह बोला, हमें तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है। साहिल बोला, कैद खाने में जितने लोग कैद की सजा भुगत रहे हैं उन्हें भी आजाद कर दीजिए, ताकि वह भी अपनी गलतियों से तौबा करके इस मुल्क की खिदमत कर सकें। बादशाह बोला, हमें तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है। साहिल बोला, मेरी आखिरी शर्त यह है
कि मैं ना तो महल में रहूंगा और ना शाही खजाने से तनख्वाह लूंगा, बल्कि अपने घर रहूंगा और जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है इसी पर गुजारा करूंगा। शाही खजाने पर मैं बोझ नहीं बनना चाहता। बादशाह बोला, यह शर्त हमें मंजूर नहीं। हमने तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर ली हैं। हम यह शर्त भी मंजूर कर लेते हैं, लेकिन इसमें यह खराबी है कि अगर तुम वजीर बनकर भी अपने गांव में रहे तो फिर हम तुमसे किस तरह मशवरा करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे करीब रहो और अपनी मेहनत का मुआवजा लो। मेहनत का मुआवजा नहीं लोगे तो हमें तकलीफ होगी। सरदार गुलाम और वजीर ने कहा, साहिल, आपको जहांपना की तजवीज़ मान लेनी चाहिए। साहिल बोला, जहांपना की अगर यही ख्वाहिश है तो मुझे जहांपना की तजवीज़ मंजूर है, लेकिन मैं अपनी मेहनत का मुआवजा सिर्फ इतना ही लूंगा जितनी मुझे ज़रूरत होगी। बादशाह बोला, हमें तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है। गुलाम के गांव के लोग साहिल के वजीर बनने की खुशी में कई दिनों तक गुलामनगर में जश्न मनाते रहे। साहिल ने वजीर बनने के बाद अपनी माँ से कहा, माँ, यह सब कुछ तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। साहिल की माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि नेकी राय का नहीं जाती। तुमने एक परिंदे के साथ नेकी की थी और अल्लाह पाक ने तुम्हें उसका फल दिया है। आज तुम इस मुल्क के वजीर हो। साहिल बोला, माँ, मुझे वजीर बनने की कोई खुशी नहीं। हाँ, इस बात की खुशी जरूर है कि पहले मैं अपने गांव के लोगों की खिदमत करता था और अब पूरे मुल्क की खिदमत करूंगा। साहिल अपने बूढ़े वालदैन के साथ शहर आकर शाही महल के बराबर वजीर के महल में रहने लगा। साहिल ने वजीर बनते ही ऐसे काम किए कि रियाया देखते ही देखते गुलाम हो गई और अड़ोस पड़ोस के मुल्कों के बादशाह इस मुल्क को देखने के लिए आने लगे। कहते हैं कि साहिल ने बादशाह और रियाया के दरमियान जो फासले थे वह खत्म कर दिए। बादशाह साहिल के इस कारनामे से इतना खुश हुआ कि उसने साहिल को अपना वली अहद भी मुकर्रर कर दिया। साहिल के वली अहद मुकर्रर होने पर साहिल के माम बाप से ज्यादा रियाया खुश थी, क्योंकि साहिल ने रियाया की भलाई के लिए बहुत कुछ किया था। रियाया साहिल को अपना दोस्त और हमदर्द समझती थी। साहिल देखते ही देखते बादशाह सलामत की पहली पसंद बन गया। बादशाह सलामत की एक बेटी थी जिसका नाम जुलेखा था। बादशाह सलाह साहिल के बाबा से उनके बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता तय कर लिया कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम इन दोनों की शादी कर देंगे। तो देखा आपने, ईमानदारी का नतीजा, साबिर को वजीर भी बना दिया गया और बादशाह की बेटी भी मिल गई। तो ऐसे ही मस्जिद कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सी कंट्री, कौन से देश, कौन से शहर, कौन से मुल्क से, कौन से गांव से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आप अपने कीमती राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।